आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ से पढ़ना है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन से पूर्व की घटनाएं पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि नर और मादा गैमीट का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिल जाना फर्टिलाइजेशन या निषेचन है। और मिलने से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसके अंतर्गत युग्मकों यानी गैमीट के संयोजन यानी आपस में मिलने से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण यानी गैमिटो ट्रांसफर है। तो निषेचन से पूर्व की दो घटनाएं हैं हमारे उसमें। एक तो है गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो का मतलब गैमीट युग्मक, जेनेसिस का मतलब उसका निर्माण, जेनेसिस फॉर्मेशन, और बन करके उसका स्थानांतरण यानी मेल का फीमेल के युग्मक के पास जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर। तो गैमिटो ट्रांसफर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये दो घटनाएं हैं जो निषेचन से पूर्व होती हैं। अब देखिए पहली घटना जो है युग्मक जनन, जिसको अंग्रेजी में गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझें। तो कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस नर एवं मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी मेल और फीमेल गैमीट किस प्रकार से बनते हैं, गठन मतलब फॉर्मेशन, प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ये युग्मक होते हैं हमारे, ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अगुणित को ही अंग्रेजी में हेप्लॉइड बोलते हैं। हेप्लॉइड का मतलब होता है कि जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसको लिखा जाता है 2n, यानी ये द्विगुणित है। तो n कितना हो जाएगा, ये बटे 2 हो जाएगा, तो 223 हो जाएगा। तो ये 23 हेप्लॉइड नंबर है, हेप्लॉइड नंबर है, इसी को अगुणित कहते हैं हिंदी में। तो जितने भी हमारे गैमीट होते हैं, युग्मक होते हैं, वो अगुणित यानी हेप्लॉइड होते हैं। और यही जब दो गैमीट मिलते हैं तो दुगुना नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का, यानी 2n हो जाता है। तो ये द्विगुणित हो जाते हैं। तो जितने भी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है तो उसमें जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे नर और मादा हैं, तो उनमें प्रत्येक में जो जनन कोशिकाएं हैं, सेक्सुअल सेल्स हैं, उनमें आधे क्रोमोसोम होते हैं। तो मिल करके दोगुना हो जाते हैं यानी 2n, और 2n ही शरीर में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो जनन कोशिकाएं उसमें आधे आधे होते हैं, यानी गैमीट में अगुणित अवस्था होती है, ताकि मिल करके द्विगुणित हो जाए। तो जितना जीव के शरीर में होते हैं उतना बराबर पर्याप्त हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। तो कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तो कुछ शैवाल होते हैं जिनमें जो युग्मक होते हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ता है, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक चित्र 1.5a कहलाते हैं। तो कुछ शैवालों में ऐसा होता है कि दो युग्मक जो मेल और फीमेल युग्मक है, नर और मादा, वो एक ही तरह दिखाई देते हैं। उनको आइसोगैमस कहते हैं। समयुग्मकी या समयुग्मक अंग्रेजी में आइसोगैमस कहते हैं।
आइसो का मतलब सेम, गैमस का मतलब गैमेट। क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। अब चूंकि बाहर से देखने में एक ही तरह के दिखते हैं, जैसे जुड़वा बच्चे एक ही तरह से दिखते हैं, तो दोनों गैमीट में कौन नर है कौन मादा है ये हम देख करके नहीं बता सकते। अब चित्र 1.5a देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र 1.5a दिखाया गया है, क्लाइडोफोरा। आज चित्र ये जो है क्लाइडोफोरा एक शैवाल है के समयुग्मक। तो क्लाइडोफोरा जो है उस शैवाल के ये समयुग्मक यानी आइसोगैमीट है। एक ही तरह के दोनों, देखिए कोई अंतर नहीं है, आप बता ही नहीं सकते कौन नर है कौन मादा है। तो ये क्लाइडोफोरा के आइसोगैमीट हैं। फ्यूकस एक शैवाल है के विषम युग्मक। ये फ्यूकस है, इसमें देखिए बड़ा सा अंडाकार, ये मादा गैमीट है और ये छोटा सा नर युग्मक है यानी मेल गैमीट है। तो ये विषम युग्मक है, हेट्रोगैमस इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में हेट्रोगैमस। सम युग्मक को अंग्रेजी में आइसोगैमस और विषम युग्मक को अंग्रेजी में हेट्रोगैमस कहते हैं। और देखिए मानव के विषम युग्मक, ये मनुष्य का ये अंडाणु है ओवम और ये स्पर्म है, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, अंडाणु और ये शुक्राणु, ये भी दोनों देखिए अलग अलग प्रकार के हैं। तो हेट्रोगैमस कंडीशन मनुष्य में भी पाई जाती है। अब देखिए कह रहा है कि हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिक रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुंगमण या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंड अथवा डिंब कहते हैं। चित्र 1.5 जो मनुष्य में हम लोगों ने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकांश में मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, उनमें जो है विषम युग्मक यानी हेट्रोगैमीट वाली कंडीशन ही पाई जाती है। यानी नर में पुंगमण या शुक्राणु स्पर्म बनते हैं और मादा में अंड या ओवम या डिंब इसी को कहते हैं वो बनते हैं। अब जीवों में लैंगिकता देखो, आइसोगैमस या समयुग्मकी को आइसोगैमीट या होमोगैमीट्स भी बोलते हैं और विषम युग्मकी को हेट्रोगैमीट भी बोलते हैं। देखिए विषम युग्मकी टू मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप। मार्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में एक ही तरह दिखेंगे, लेकिन अंदर तो क्रिया विधि अलग अलग है ना, क्योंकि एक नर है एक मादा है, तो दिखाई देने में केवल अलग अलग रहेंगे, ध्यान देना, क्योंकि अंदर से तो नर और मादा अलग अलग है ना, केवल दिखाई दे रहे हैं एक ही तरह। तो हेट्रोगैमीट। एंथ्रोजॉइड और स्पर्म बोलेंगे नर युग्मक को, और मादा युग्मक को एग या ओवम बोलेंगे, जैसा हमने आपको बताया। अब आ जाते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसमें देखते हैं, कह रहा है सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है। तो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हीं में युग्मकों में युग्मन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व टू फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। दो अलग समष्टि, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष, उनमें ऐसा होता है। परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। कह रहा है सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का इस्तेमाल करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? यद्यपि पादपों में इनके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादपों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंगी कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर, दोनों संरचनाएं एक ही जीव में पाई जाती हैं
तो उसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और अगर एक अलग अलग पाई जाए तो उसे एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि बहुत सी ऐसी फंजाई पादप हैं जो द्विलिंगी होती हैं, उनके लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उभय लिंगाश्रयी, उभय का मतलब मेल और फीमेल दोनों लिंग एक ही में, आश्रय का मतलब आश्रय एक ही में पा रहे हैं, यानी एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी बोलेंगे। हेटेरोथैलस, थैलस का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो थैलस का मतलब बाल जैसी संरचना या थ्रेड लाइक, धागे जैसी। तो अगर एक ही पौधे में दोनों लिंग हैं तो उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी आइसोथैलस कहेंगे, और अगर अलग अलग पौधे में अलग अलग लिंग हैं तो एक पौधे में एक ही लिंग होगा तो एक लिंगाश्रयी अथवा विषम थैलस कंडीशन कहेंगे। तो इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो देखिए, एक ही पौधे में अगर दोनों लिंग रहेंगे तो होमोथैलिक कंडीशन कहेंगे एक ही पौधे में, या इसी को मोनोइसियस कहेंगे। मोनो का मतलब एक, ओसियस का मतलब घर, ईसियस का मतलब घर। तो एक ही घर में दोनों रहे मेल और फीमेल तो मोनोइसियस कहेंगे, और अलग अलग रहे तो डाईइसियस कहेंगे। एक घर में एक ही रहे मेल या फीमेल तो डाईइसियस कंडीशन कहेंगे या हेटेरोथैलिक कंडीशन कहेंगे। अब देखिए, कह रहा है पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किया रहता है। तो देखिए, नर पुष्प जो एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है तो उसे पुंकेसर यानी परागकण धारण करने वाला कहते हैं। यानी मेल वाले को हम लोग स्टेमिनेट कहेंगे। मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट यानी पुंकेसरी। पुंकेसर, पुंग मतलब पुरुष, और बियरिंग स्टैमेन, इसमें पुंकेसर पाए जाते हैं पुंकेसरी में। और वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट आर बियरिंग पिस्टिल्स, पिस्टिल्स का मतलब स्त्री केसर। तो जो फीमेल वाला होगा, स्त्री वाला पौधा होगा, उसको पिस्टिलेट बोलेंगे, और इसमें पिस्टिल्स या स्त्री केसर पाए जाएंगे। तो इसको ध्यान देना है। देखिए, स्त्री केसर धारण किए रहता है। अब देखिए, आगे कह रहा है कि कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी नर या मादा दोनों लिंग हो सकता है, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। तो कह रहा है कि कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पुष्प उभय लिंगाश्रयी हो सकता है। तो एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों अंग पाए जा सकते हैं, यानी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है, और इसमें पैदा होने वाले जो फूल होंगे वो एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अथवा स्त्री केसर धारण करता है। मादा पुष्प स्त्री केसर धारण करता है और नर वाला नर केसर धारण करता है, जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। जबकि कुछ पौधों में फूल ऐसे होते हैं कि नर और मादा दोनों हो सकते हैं, और दोनों से नर और मादा दोनों प्रकार के फूल पैदा हो सकते हैं। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिटों तथा नारियल वृक्ष हैं। तो उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोइसियस पौधों के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? कुकुरबिट फैमिली तथा नारियल वृक्ष हैं।
जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी हैं। तो कुकुरबिटा फैमिली के मेंबर जैसे सीताफल है, जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं या कोहड़ा कहते हैं, और नारियल, ये सब मोनोइसियस है, यानी नर और मादा दोनों को रखते हैं। जबकि हमारा पपीता और खजूर एक लिंगाश्रय है, इसमें केवल मेल और फीमेल पौधे अलग अलग होते हैं। ये कहने का मतलब है। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। तो उनके नाम लिखना है। तो देखिए, इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियों की बेस्ट में यानी इंडिविजुअल में, व्यक्ति विशेष में नर अथवा मादा एक लिंगी चित्र 1.6 पाए जाते हैं, अथवा इनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी यानी द्विलिंगी पाए जाते हैं, यानी नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जननांग दोनों ही उभयलिंगी या द्विलिंगी एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे पौधों में अभी हमने पढ़ा, तो वैसे जीवों में, एनिमल्स में भी ऐसा होता है। तो केचुए, स्पंज, टेपवर्म, जोंक आदि सब द्विलिंगी हैं, यानी बाइसेक्सुअल है। जबकि तिलचट्टा हमारा एक लिंगी है, इसमें केवल नर और मादा अलग अलग तिलचट्टे पाए जाते हैं। जबकि केचुआ एक ही होता है, उसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं। इसी तरह स्पंज, इसी तरह टेपवर्म, जोंक आदि में भी द्विलिंगी या उभयलिंगी कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे केचुआ का एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पर क्लाइटेलम पाया जाता है। जो जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतना ही हम लोगों को जानना है। तो देखिए, कह रहा है कि जीवों में लैंगिकता की विविधता, आ द्विलिंगी प्राणी केचुआ, बा एक लिंगी प्राणी काकरोच। बा देखिए हमारा, ये देखिए केचुआ में वृषण कोष युक्त वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, ये अंडाशय है। ये देखिए काकरोच, ये नर काकरोच है, इसमें भी ये वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस। उभयलिंगाश्रयी कारापादप, उभयलिंगाश्रयी कारापादप। तो ये कारा पौधे का नाम है कारा। ये उभयलिंगाश्रयी है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाएंगे, नर और मादा। ये देखिए अंडधानी है, मादा लैंगिक अंग है, और ये पुंगधानी है, नर लैंगिक अंग है। इंग्लिश में देखिए फीमेल सेक्स आर्गन है कारा का, ये उगोनियम है, स्त्री धानी, और ये एंथ्रीडियम है, पुंगधानी जिसको कहते हैं, मेल सेक्स आर्गन, नर वाला। अब देखिए कारा के बाद दा है एक लिंगाश्रयी पादप मार्ककेंसिया, मार्केंसिया होना चाहिए, एक लिंगाश्रयी पादप मार्केंसिया। ये देखिए मार्केंसिया में एक लिंगाश्रयी है, यानी डाइओसियस है, दो घर होंगे इनके, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। तो ये नारी थैलस, फीमेल वाला थैलस है, ये नर थैलस, मेल थैलस। तो मेल थैलस में देखिए पुंगधानी धर है, एंथ्रीडियोफोर जिसको बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर, ये डंडा एंथ्रीडियोफोर है, जिसके ऊपर एंथ्रीडियम है यानी नरधानी है, एंथ्रीडियम यानी नरधानी है। तो नरधानी को रखने वाला जो डंडा है उसको एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिसमें नर भाग रहेगा उसको एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे उस डंडे को,
और जिसमें मादा भाग रहेगा तो उस डंडे को आर्किगोनियोफोर बोलेंगे, और ये जो मादा भाग है इसको आर्किगोनियम बोलेंगे। तो ये स्त्री धानी धर, धर मतलब जो धारण किए हुए है स्त्री धानी को, पुंग धानी धर जो पुमंग यानी एंथ्रीडियम को धारण किए हुए। आगे है द्विलिंगी पुष्प शकरकंद। शकरकंद है ये द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल। ये मार्केंसिया बोलते हैं। डाई ओसियस प्लांट, डाई का मतलब 2, ओसियस का मतलब घर। तो ये मार्केंसिया है, उसमें शकरकंद लिखा है हिंदी में, तो ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वाली ये यहाँ पर है मार्केंसिया, तो ये है डायोसियस। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो शकरकंद। तो ये है हमारा शकरकंद में देखिए कार्पेल है और ये स्टैमेन है, स्टैमेन। ये एंथर है, ये स्टैमेन है। देखिए जैसे डंडे को एंथ्रीडियोफोर बोलते थे, यहाँ पर डंडे को स्टैमेन बोलेंगे, और ये कार्पेल है। तो देखिए पुंकेसर है और ये अंडप है, कार्पेल अंडप। तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अर्धसूत्राणु यानी क्रोमोसोम में द्विगुणित यानी 2n गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में अगुणित यानी n संख्या को रिक्त स्थानों में भरें। तो 2n का मतलब दुगुना लिखना है, n का मतलब 1 गुना लिखना है। तो जैसे 2n 46 है तो इसका आधा n 23 है। घरेलू मक्खी है तो यहाँ पर 12 है, 2n तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। चूहा अगुणित 21 है तो द्विगुणित 42 हो जाएगा। कुत्ता 78 है द्विगुणित, तो इसका आधा 2 करेंगे तो कितना होगा 3 9 39 39 हो जाएगा। 2 3 6 और 9 2 18 39 हो जाएगा। बिल्ली 19 है, इधर 2 गुना लिखना है तो 38 हो जाएगा। फल मक्खी 8 है, इधर आधा लिखना है, ये 2n है, ये n है तो ये 4 हो जाएगा। ओफियोग्लोसस में 630 n है, इधर 2n लिखना है तो 2 का गुणा कर दीजिए तो 1260 हो जाएगा। सेब में 34 है, इधर n लिखना है तो 34 का आधा 17 हो जाएगा। धान में 12 है n और 2n लिखना है तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही सबका लिखते चले जाना। आगे देखिए, धान तक हम लोगों ने लिख लिया। मक्का में 2n 20 है तो n 10 हो जाएगा। आलू में n 24 है तो 2n 48 हो जाएगा। तितली में 380 2n है तो n हमारा 190 हो जाएगा, इसका आधा। प्याज में n हमारा 8 है तो 2n 16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को भरते चले जाना। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट यानी युग्मक का जब बनता है युग्मक, तो सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कोशिकाएं विभाजित होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में, विषम युग्मकी मतलब जिसमें युग्मक एक जैसे नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, ये कह सकते हैं, एक ही तरह के ना हो, बाहर से देखने पता चल जाए कि एक दूसरी तरह का एक दूसरी तरह। तो वही कह रहा है कि सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, पीछे हमने अंडरलाइन करा है कि जितने गैमीट होते हैं वो सब हेप्लॉयड होते हैं। n नंबर होता है क्रोमोसोम का, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वो अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों ना हो। तो जिनसे उत्पन्न हुए हैं गैमीट, उनके जनक चाहे n हो चाहे 2n हो, लेकिन जो गैमीट होगा वो ऑलवेज n होता है।
गैमीट ऑलवेज n होगा, चाहे उसके पेरेंट यानी जनक n हो या 2n हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर पेरेंट जो है n है तो अब चूंकि हमें गैमीट भी n ही रखना है, गैमीट भी हमको n ही रखना है, तो विभाजन सूत्री होगा। सूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माता पेरेंट जो है वो समसूत्री है, n है, हेप्लॉयड है, तो गैमीट को हेप्लॉयड बनाने के लिए सूत्री विभाजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्धसूत्री कर देंगे तो यहाँ पर गैमीट ये 2n माना जाएगा और ये n हो जाएगा, इसलिए समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता? अब ये कह रहा है कि अगर कोई हेप्लॉयड है, n नंबर है, तो क्या उसमें कभी अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है? तो उस सवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। तो क्लास 11 वाली बुक में हम देखेंगे अगर, तो उसमें हमको इसको उत्तर मिलेगा। तो अब आगे बता रहा है कि बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है वो अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत से जीव जैसे मोनेरा, फंजाई, शैवाल से ब्रायोफाइटा तक जो शरीर होता है उनका वो हेप्लॉयड होता है, यानी n नंबर होता है उनके शरीर में क्रोमोसोम का। और ब्रायोफाइटा के आगे जो टेरिडो है, जिम्नो है, एंजियो है और अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है, इनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। तो ध्यान देना है कि ब्रायोफाइटा तक हेप्लॉयड, ब्रायोफाइटा के बाद डिप्लॉयड, और अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनका शरीर डिप्लॉयड यानी 2n क्रोमोसोम रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या कह रहा है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जीव का शरीर 2n है, जैसे 46 क्रोमोसोम है हम लोगों में, तो ये 2n कंडीशन है, तो हमारा जो शुक्राणु है स्पर्म, जिसको गैमीट भी कह सकते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस बोलते हैं, यानी सूत्र आधे हो जाते हैं। तो गुणसूत्र 46 है तो आधे हो जाएंगे यानी 23 रह जाएंगे। तो ये कंडीशन n है। तो वही कह रहा है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक डिवीजन जो न्यूनकारी विभाजन है, न्यूनकारी मतलब पहले 46 थे, अब उनसे न्यून यानी कम हो गए 23 गुणसूत्र, और जहां द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, जहां पर 2n नंबर n नंबर के गैमीट बनाता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। तो जो हमारी सेल है 2n नंबर वाली, इनमें मियोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित होता है। तो कुल मिला के 46 है, 23 जोड़ी 2 रहेंगे, 23 जोड़ी, तो केवल एक सेट होता है गैमीट में।
केवल एक सेट 23, तो वही 23 आ गया। इसमें भी एक सेट रहेगा। तो देखिए अब कहता है कि 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यहाँ सूत्री कोश का विभाजन यानी 2n और युग्मकों के गुणसूत्र n के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? तो n और 2n में क्या है, संख्या आधी हो जा रही है, और क्या संबंध दिखाई देगा? अब आगे देखते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन, गैमीट ट्रांसफर या गैमीट स्थानांतरण। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।